नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। 244 चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी सामग्री का जखीरा बरामद। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लगाई लताड़। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर लगाया हालात बिगाड़ने का आरोप। और गाजा पर कब्जे के लिए इजराइल के नए प्लान को कैबिनेट की मंजूरी। अमेरिका का मिला साथ। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने की निंदा। और अब देखते हैं विस्तार से समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम के आवास पर हुए। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। तो पीएम आवास पर हुई मुलाकात। एनएसए ने पीएम मोदी से मुलाकात की। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी दौरान ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है और बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की और पीएम आवास पर ये मुलाकात हुई। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी के संदर्भ में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव शामिल हुए और मॉक ड्रिल पर यह केंद्रीय गृह सचिव की बैठक अपने आप में बेहद अहम है। देश भर में मॉक ड्रिल को लेकर, सुरक्षा को लेकर और उससे संबंधित निर्देशों को लेकर बेहद अहम ये बैठक है। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए। ये केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के दृश्य। मॉक ड्रिल पर केंद्रीय गृह सचिव की बैठक हुई और राज्यों के सचिव इसमें शामिल हुए। और जम्मू कश्मीर में एसडीआरएफ के जवान डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है और इसीलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। और ये मॉक ड्रिल के निर्देश हैं। कई राज्यों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। 7 मई को ये अभ्यास किया जाएगा। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक मॉक ड्रिल की जाएगी और तमाम जिलों में 244 ऐसे जिले हैं जिनमें ये की जाएगी। और आपातकालीन स्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, होनी चाहिए, इसका जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही जो कंट्रोल रूम है उसके कामकाज पर भी नज़र होगी। तो देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश हैं। 7 मई को ये होगी और किसी जगह फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए, इसकी ट्रेनिंग भी इस मॉक ड्रिल के दौरान दी जाएगी। साथ ही हवाई हमले की चेतावनी संबंधी सायरन का संचालन किस तरह से होता है, किस तरह से होगा, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और साथ ही हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों को तुरंत सचेत करने के लिहाज से ये मॉक ड्रिल बेहद अहम है। नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
और छात्रों को भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में किस तरह से रिएक्शन होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले की स्थिति में आत्म सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। साथ ही क्रैश ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा और इसकी ज़रूरत क्यों है ये भी बताया जाएगा। संभावित हमलों के दौरान दृश्यता कम करने के लिए बिजली कटौती का अभ्यास, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का बचाव कैसे किया जाता है ये भी बताया जाएगा। इसकी भी पूरी तैयारी और ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही अहम बुनियादी ढांचे हैं और जो संयंत्र हैं उनके कैमोफ्लेज का भी अभ्यास इसमें शामिल है। निकासी योजनाओं का अपडेट और रिहर्सल कि किस तरह से जो निकास है, जो अगर कहीं पर फंसने की उम्मीद है वहां से कैसे हो, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपात स्थिति में तेजी से समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो, ये करने पर जोर है। साथ ही जो निकासी योजनाएं हैं उन्हें अपडेट करना और उनका रिहर्सल करना भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है। 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा 7 मई को। ये अपने आप में बेहद अहम है। जिला प्रशासन, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की इसमें सक्रिय भागीदारी है। और साथ ही ये जो मॉक ड्रिल है इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी इसमें भागीदारी रहेगी और इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है वो होनी चाहिए। ये अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित किया जाएगा और नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का इसमें आकलन भी होगा और जिस सुधार की ज़रूरत है वो भी इसमें की जाएगी। मॉक ड्रिल से तैयारी का मूल्यांकन जो है वो भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। आपातकालीन सेवाओं, प्रशासन और नागरिकों की तैयारियों का इसमें जायज़ा लिया जाता है। इसके साथ ही उपकरण, संसाधन और संचार प्रणालियों की कार्यक्षमता का परीक्षण भी इसमें किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण और जागरूकता पर इसमें जोर दिया जाता है। ये मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है ये हम इस बात पर बता रहे हैं। देश भर में जो 7 मई को आयोजित होनी है, आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को इसमें तैयार किया जाता है। किस तरह से वो तैयार हैं मानसिक रूप से, किस तरह से आसपास की स्थिति है, युद्ध जैसी स्थिति में आत्मरक्षा और प्राथमिक उपायों की भी इसमें जानकारी दी जाती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना भी इसका लक्ष्य होता है। इसके साथ ही पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन का समन्वय समय पर और किस तरह से इस समन्वय से जो वास्तविक संकट है उसमें तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी ये मॉक ड्रिल बेहद ज़रूरी है। साथ ही नागरिकों और प्रशासन में आत्मविश्वास बढ़ाना, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना और संकट की स्थिति में सही कदम उठाने पर फोकस करना, ये मॉक ड्रिल की ज़रूरतों में शामिल है। डर और अनिश्चितता को कम करना भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि किसी तरह का पैनिक नहीं बल्कि एक तैयारी है। योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करना इसकी ज़रूरतों में शामिल है। और अब ये भी हम आपको बता दें देश में कब कब मॉक ड्रिल हुई थी, कहाँ हुई थी। 54 साल पहले मॉक ड्रिल हुई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल की गई थी और अब 54 साल के बाद ये मॉक ड्रिल हो रही है। सभी राज्यों को सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया गया था। उस वक्त भी 1971 में सायरन, ब्लैकआउट और निकासी जैसे उपायों का इसमें अभ्यास किया गया था और मॉक ड्रिल में यही अभ्यास किया जाता है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन उस वक्त बजाए गए थे। तो ये किस तरह से अलर्ट रहे सब, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। रात में शहरों में लाइट बंद करने की प्रैक्टिस की गई थी, जिसे ब्लैकआउट प्रैक्टिस भी कहा जाता है। जनता को बंकर या सुरक्षित जगहों पर ले जाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। संचार के माध्यमों, खासकर आकाशवाणी से संदेश प्रसारित उस वक्त किए गए थे। 2024 में भी कई इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में इसका आयोजन किया जाता है। महामारी की स्थिति में भी इसका आयोजन किया जाता है। पिछले साल स्कूलों को फर्जी बम धमकियां मिलने पर भी मॉक ड्रिल की गई थी। तो ये हम बता रहे हैं देश में कब कब मॉक ड्रिल हुई थी। लेकिन अगर युद्ध की बात करते हैं तो 1971 की तुलना में
ये ड्रिल जो है वो सीमित दायरे में थी। अगर 2024 की हम बात करते हैं या फिर हम आपातकालीन या महामारी की मॉक ड्रिल की बात करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि जब युद्ध की स्थिति होती है और लंबे समय तक युद्ध की चलने की स्थिति होती है तब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कारगिल के दौरान भी इसका आयोजन नहीं किया गया था। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए गए हैं, क्या कुछ तैयारी है और इसकी ज़रूरत भी क्या है, और ये भी बताइए कि जनता को इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये है। देखिए, बिल्कुल मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए गए हैं और गृह सचिव ने जो तमाम राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठक करी है और इस बैठक में कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें 100 जिले अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो उसकी जो तैयारियाँ हैं वो बेहतर तरीके से करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, उनको किस तरह की जो जानकारी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा से लेकर अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम हैं, इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं कि वहाँ पर गांव स्तर पर प्राथमिक सुरक्षा से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर जो चिकित्सा के उपकरण और जो दवाइयाँ हैं उनकी जो व्यवस्था है वो किस तरह की रहनी है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से स्टैंड मोड में रहेंगी और अगर कहीं से भी किसी तरह की कोई खबर आती है तो उनको तुरंत मूव करना है और वो रास्ता किस तरीके से क्लियर किया जाए ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर पहुंच पाएँ। इसके साथ साथ ही आप देखें कि अगर इलेक्ट्रिक एक फेलियर होता है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो मोमबत्तियाँ हैं, जो टॉर्च वगैरह हैं वो उनके जो घर हैं उसमें रहनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आप देखें कि नेहरू युवा केंद्र है, एनसीसी है, सिविल डिफेंस है, स्वयंसेवक हैं, उनको इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है उसके बीच में इस तरह की मॉक ड्रिल की बातों को बता सकें, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आपात स्थिति होती है, सायरन बजता है या कोई हवाई हमला होता है तो वो किस तरीके से सुरक्षित निकल सकते हैं। अगर क्रैश ब्लैकआउट होता है तो संपूर्ण तरीके से वो क्रैश ब्लैकआउट होना चाहिए, कहीं से भी जो रोशनी है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर डिजिटल फेलियर होता है तो लोगों से ये कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में जो नकदी है वो अपने घर हैं उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो गृह सचिव ने दिए हैं तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को और ये कहा गया है कि गांव और जिला स्तर पर इसके लिए योजना बनाई जाए और जो मॉक ड्रिल है उसको तत्परता से और पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करते हुए कि तमाम तरह के जो उपाय हैं वो ठीक तरीके से काम करें। इसके साथ साथ ही 244 जिलों में जो नागरिक सुरक्षा को लेकर हमारे जो इंतजाम हैं वो किस तरीके के हैं इसका बारे में भी जो बैठक है उसमें इसका जिक्र किया है और ये कहा गया है कि वो तमाम इंतजाम पर्याप्त मात्रा में रहने चाहिए। निश्चित तौर पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अभी की अगर हम स्थिति देखें रमा, तनाव का माहौल है दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से आप देखें लगातार सीज़ फायर किया जा रहा है, सीमा पर गोलीबारी लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आप देखें कि पाकिस्तान अपनी जो मिसाइल्स हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो कर रहा है, उसके जो मंत्री हैं वो इस तरह के उकसाऊ और भड़काऊ भाषण हैं वो लगातार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो उनके पास जो मिसाइल हैं वो घरों में रखने के लिए मिसाइल नहीं है। तो भारत चाहता है कि जो तैयारियां हैं वो इस स्तर पर हों कि अगर किसी भी अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़े तो देश के नागरिकों को किसी तरह का नुकसान ना हो या अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा हमारे जो सेना है वो किस तरीके से मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे सकती है उसके लिए भी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी कई सारी बैठकें की हैं, गृह मंत्री लगातार स्थिति पर जो नज़र हैं वो रखे हुए हैं, कई तरह के दिशा निर्देश जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं उनको दिए गए हैं। तो तैयारियां पूरी तरीके से हैं और लोगों से भी जब मॉक ड्रिल होगी तो यही अपील की जाएगी और यही लोगों को बताया जाएगा कि अगर हवाई हमला होता है या किसी तरह की हमले की स्थिति आती है तो पैनिक नहीं होना है। मॉक ड्रिल उसी का एक तरीका है कि लोगों को बताया जाएगा कि इस आपात स्थिति से किस तरीके से निकल सकते हैं, किस तरीके से वो सुरक्षित हो सकते हैं। खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर किस तरीके से सुरक्षित रखना है। तो ये तमाम जो उपाय हैं वो मॉक ड्रिल में किए जाएंगे और 7 तारीख से पूरे देश के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप इस वक्त कश्मीर में हैं, बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण स्थिति भी इस वक्त कही जा सकती है। क्या कुछ तैयारी वहां से, क्या कुछ खबर वहां से मिल रही है?
देखिए रमा, जम्मू कश्मीर लद्दाख के 19 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें यह मॉक ड्रिल होगी। मैं इस वक्त बड़गाम में हूं जो कि 25 किलोमीटर है श्रीनगर से। बड़गाम भी उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को और कुछ जगहों को बोल्ड में हाईलाइट किया गया है जिनके नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। सांबा, अखनूर, उरी, नौशेरा, अवंतीपुर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर मॉक ड्रिल को बोल्ड में किया गया है। यानी कि ये वो है जो इलाके हैं जो कि पाकिस्तान की फायरिंग इन पर ज़्यादा हो सकती है अगर पाकिस्तान अटैक करता है, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए ज़रूरी है, हालांकि कश्मीर काफ़ी लंबे वक्त से तनाव झेलता रहा है, लेकिन 10 साल का एक ऐसा फासला आया जब यहाँ के लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे। ऐसे में पहलगाम का अटैक हुआ। अब जो मॉक ड्रिल हो रही है वो दिन और रात में अगर हमला होता है तो किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। मोबाइल की लाइट भी दुश्मन को आपकी लोकेशन बता सकती है अगर एरियल अटैक होता है तो। उसके अलावा अगर शेलिंग होती है अक्रॉस द बॉर्डर तो किस तरह से आपको बंकर्स में चले जाना है। बंकर्स ऑलरेडी बन रहे हैं, काफी जगह पे बंकर बनके तैयार हो गए हैं। लोगों को मॉक ड्रिल से पहले बताया जा चुका है कि अगर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो किस तरह से आपको बंकर्स में जाकर अपनी जान को बचाना है। लेकिन मॉक ड्रिल जो है वो इसलिए है कि आप पैनिक तो आप करेंगे क्योंकि अचानक हमला होगा, तो कैसे आप रिएक्ट कर पाएंगे। तो उस पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए आप पहले से तैयार रहे कि क्या क्या आपको करना है। बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को कौन कौन सी जगह पर जाकर खड़ा होना है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो हमको एक स्टैंडर्ड ड्रिल होती है कि भाई आप कॉर्नर्स में जाके आप खड़े हो जाओ, लेकिन ये एक अटैक होगा जब लाइट्स ऑफ कर दिए जाएंगे, एक ब्लैकआउट होगा, वो रात के वक्त होगा, तो उसमें आपको किस तरह से करना है। आग भी नहीं जलानी क्योंकि थोड़ी सी भी लाइट, थोड़ी सी भी रोशनी दुश्मन के जहाजों को बता देगी कि यहां पर जो है वो एक रिहायशी इलाका है और वो वहां पर हमला कर सकता है। तो पहले लोगों को यह वार्न करना है कि आपको रात के वक्त बिल्कुल भी लाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। सायरन बजेगा और कंप्लीट लाइट ऑफ होगी, ना आप लालटेन जलाएंगे। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को आपके हाईलाइट कर देगा और आप पर हमला हो सकता है और जान माल का खतरा ना सिर्फ उस जगह पे होगा बल्कि बड़े पैमाने पर जानो माल का खतरा होगा। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है और कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर यहां की जो स्टेट अथॉरिटीज है अलॉन्ग विथ सिविल अथॉरिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए आप। मेजर जनरल एचबी अस्थाना भी जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्त सामरिक एवं रक्षा विशेषज्ञ। अस्थाना जी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं। 1971 के बाद ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी हुई है, हालांकि पाकिस्तान पर तमाम जो कूटनीतिक स्ट्राइक है वो करने में भारत सफल रहा है। देखिए, जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके मुताबिक हम जो भी एक्शन लेंगे, जाहिर है कि पाकिस्तान उसका कुछ ना कुछ जवाब देगा, और जब वो कुछ ना कुछ जवाब देगा उसमें वो कुछ इररिस्पॉन्सिबल एक्ट भी कर सकते हैं और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो ड्रिल्स हैं, ये इससे किसी को डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। 71 में हमने ये की थी ड्रिल्स, उस समय हम बच्चे थे और हमें याद है कि किस तरीके से जैसे ही सायरन बजता था तो उस टाइम में हम लोग बिल्डिंग छोड़ के बाहर गड्ढे खुदे हुए थे, उन गड्ढों में चले जाते थे, या कुछ कोई भी चीज़, आजकल मेट्रो आ गई हैं तो मेट्रो स्टेशन में भी लोग जाते हैं। आपने देखा होगा जब ये कीव में, आपने टीवी में आजकल तो बहुत दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन में जब भी सायरन बजता है तो सारे के सारे मेट्रो स्टेशन में घुस जाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड जाने से हम काफी अपने सेफ हो दर्शकों जाता है। को ले चलना चाहेंगे नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर इसरो से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसे संबोधित कर रहे हैं। Human being, and he's a good minister, and I hope the media friends would trust what he said. So, nevertheless, very kind of him. I think having said that, overall I don't need to repeat because everything has been put to you across very sequentially in a chronological order. But what actually makes this happen and what is made the difference in the recent times is, and what I would say the watershed moment in the journey of ISRO or the space journey of India, was opening up of the space sector to the private players, which was something which was quite unimaginable, and most of us had reconciled
to work in silos and work in isolation as we were. We got used to it, we got conditioned to it. There was hardly any demand actually. And in fact, on the 26th of May 2014, this government was sworn in for the first time. And the very first week we had one of the PSLV launchings. And Dr. Radhakrishnan was the chairman, who also happened to be known to me otherwise. So I was at Sriharikota in the middle of night. He said, "Doc, I'll take you to a place where even my scientists are prohibited." It was such a restricted zone. And that was the launching site. So we went there because the launch had to happen at about 4 o'clock or 5 o'clock in the morning. So after that, I told Dr. Radhakrishnan, I said, "Radha, I made a principle for myself to learn one new thing every day." What I learned today is that to reach this spot, either one should be as eminent a scientist as you are, or somehow manage to become a minister of space. But then what kept bothering me, and I kept repeatedly also broaching this subject, that why are we keeping this wheel of secrecy in a time and age where everything is known to everybody? And possibly this is not also very conducive and compatible with our growth. And I'm extremely, extremely grateful to Honorable Prime Minister that when the suggestion was put across to him, he was the first one to not only let us go, but also facilitate the participation of the private players. And I think one of the most structured PPP model apparatus within the country, or maybe even for others to follow it, has been constructed in the Department of Space. We have an interface called InSpace, which facilitates collaboration between the public sector and the private sector, and also on the various wings within the public sector, both domestically as well as internationally. And then we have a public sector company in place called New Space India Limited, which is meant for partnering with the private companies. And this model actually is now being sought after by other areas or other sectors also, which are looking for PPP models in a successful manner. And much of the achievements that have happened in the last few years are actually representative of the whole of science. Though ISRO is going to launch this Gaganyaan, but it's not ISRO alone. We must acknowledge the contribution made by virtually all the IITs, primarily the first 5 IITs of the country, the Indian Institute of Sciences, the Tata Institute in Mumbai. Virtually every leading institute in this country has contributed one way or the other, by way of equipment, by way of expertise. And so also the private sector, I mean, as I'm referring to some of the Tata Institutes also. And therefore, this is truly a whole of science and also whole of government. And as we, the scientific fraternity, are taught not to speak without evidence, when I say whole of government, what Dr. Narayanan also could have added to what he said is that we will have an equally critical participation of the naval forces, the naval guards, in accomplishing the success of Gaganyaan. Because sending up a human being into a space is very fascinating, very romantic, and carries a lot of charisma with it. But equally important is to get him back or her back safe wherever we decide to land him or her in the waters. And there we will have the other people also. And in the last few years, we have had a very close coordination, and I must acknowledge the Naval Guards and the Indian Navy also for their participation. They are also contributing in our other missions like Deep Sea Mission. Incidentally, what I was trying, and though it might be an ambitious thought, but I was talking to Secretary Earth Sciences, because 2026 we hope to
तो सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। गगनयान मिशन की प्रगति पर प्रेस वार्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में किस तरह की ऊंचाइयां छू रहा है भारत और तमाम तरह के सरकार के कदम और जिस तरह से पीपीपी मॉडल जो है अपनाया गया है और तमाम तरह की जो प्रगति है और नई ऊंचाइयों के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर वो अपने विचार दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है। 244 ऐसे ज़िले चुने गए हैं जहां पर 7 मई को इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। क्यों ज़रूरी है ये मॉक ड्रिल, क्या कुछ इसका उद्देश्य है, और इसी पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अस्थाना जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि काफ़ी अहम है ये मॉक ड्रिल, जिस तरह की स्थितियाँ हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में समझाना कि ये क्यों ज़रूरी है और इसका क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरह से वो अलर्ट रहें, ये कितनी बड़ी ज़रूरत इस समय की बन गई है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जान माल का नुकसान कम करना, अगर ऐसा कोई हादसा होता है, वैसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन और उसके एस्केलेशन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो वो तैयार होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें, ताकि अगर कोई उनका एयरक्राफ्ट आता है, रिहायशी इलाके में आता है, तो हमारा नुकसान कम से कम हो। और उसके लिए ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया, 71 वॉर में भी हम लोग ये करते थे। जैसे एयर रेड वार्निंग साइन आता है, सायरन बजा, तो सायरन बजने के बाद में सिंपल सी छोटी छोटी ड्रिल्स होती हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जो अंडरग्राउंड है, आप वहाँ चले जाइए, नहीं है तो आप बिल्डिंग छोड़ के ओपन में चले जाइए। और ओपन में जाने के बाद अगर किसी कोई गड्ढा आपको नजर आता है, उस गड्ढे में चले जाइए, क्योंकि उससे क्या है कि जो स्प्लिंटर अगर बम आता है तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि बिल्डिंग में बम ना सिर्फ बल्कि उससे भी उसकी डेब्रीज से में आदमी दब जाता है, उसका भी नुकसान होता है। तो ये जैसे होता है, ये सायरन की बात है। उसी मुताबिक जो सिविल डिफेंस सिस्टम है, इवैक्यूएशन, बिल्डिंग इवैक्यूएशन करना है, तो बिल्डिंग में अभी नॉर्मल हालात है, नॉर्मल लोग लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी आनी चाहिए कि अचानक से मान लो बिल्डिंग में आग लग जाए, तो आप किस तरीके से बाहर निकलेंगे। तो फायर की भी ड्रिल हम लोग जैसे करते हैं, वो उसी तरीके से इस ड्रिल को भी उतनी सीरियसली लेना है। उसके बाद होता है ब्लैकआउट। और ब्लैकआउट के लिए क्या किया जाता है, उस समय भी हमने किया था। हम लोगों ने अपनी खिड़कियों के ऊपर काले कागज लगा दिए थे या काले पर्दे लगा दिए थे, ताकि लाइट बाहर ना जाए। और उस किस्म से आदत बन जाती, क्योंकि वहां पर जितने भी अभी पाकिस्तान के पास जो हवाई जहाज हैं, उसमें सारे जो हैं वो नाइट टारगेटिंग करने के लिए, रात के में टारगेट करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए कुछ चीजें वो देखते हैं, तो अगर लाइट दिखेगी तो वो वहां पे टारगेट समझेगा, लाइट नहीं दिखेगी तो नहीं समझेगा। तो इस तरीके से अगर हम उनको टोटल डार्क स्पेस देते हैं, तो उस हालत में ये हो सकता है, आप बच सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगा कि जब भी उनका एयरक्राफ्ट क्रॉस होगा, तो उसी टाइम पर ये सायरन बजने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राडार हमें उस एयरक्राफ्ट को काफी दूर से पकड़ेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी जरूरत आए, ये भी जरूरी नहीं है कि इसकी नौबत आए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्रिल्स लेकिन तसल्ली करना जरूरी है। उसी मुताबिक जितनी ये वाइटल इंस्टॉलेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं, चाहे वो सिविल के तौर पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, चाहे किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर अभी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट पिक्चर से सब कुछ नजर आ जाता है कि यहाँ पे ये है जी। उसके बाद में लेकिन जब हवाई जहाज जो सैकड़ों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसमें अगर आपने उसको
उसको इस तरीके से छुपा दिया, उसको उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से छुपा दिया, तो वो पिकअप नहीं कर पाता है, पायलट पिकअप नहीं कर पाता है। तो उससे क्या है कि चांसेस उस चीज के बर्बाद होने के कम हो जाते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो आप अगर इजराइल का था कुछ समय पहले, तो इजराइल में भी मैंने देखा वो वहां पर ड्रिल बहुत सबको सब समझे हुए हैं, और वहां पर उसी मुताबिक ड्रिल भी आ जाती है कि जैसे अचानक से अगर कुछ हुआ, सबको पता है कि मुझे कहाँ जाना है और किस बंकर के नीचे घुसना है। और उसके बाद में जो ये फर्स्ट एड वाले हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं कि मान लो एक इलाके की ड्रिल कराएगी तो किस तरीके से वहां पर एम्बुलेंसेस पहुंचेगी। उसी मुताबिक कुछ ड्रिल होती है बॉर्डर एरिया के पास। अब मान लो अगर हम फायरिंग तेज करना चाहते हैं, आर्टिलरी फायरिंग करना चाहते हैं, जाहिर है कि वहां से भी आएगा, तो वो लोगों के पास भी बंकर होने चाहिए और बंकर में अंडरग्राउंड वो घुस सकना चाहिए। उसी मुताबिक इवैक्यूएशन ड्रिल होती है बॉर्डर के पास। उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ गांव खाली कराने की कोशिश की जरूरत पड़े, तो अगर वो गांव खाली कराने पड़ते हैं तो कहां जाना है, और वो जो रूट है जाने के, क्योंकि उस समय क्या होगा कि सेनाएं आगे जा रही होंगी और जो रिफ्यूजी हैं और जो इवैक्यूएट होने वाले हैं वो पीछे आ रहे होंगे, तो उसमें कई बार ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, तो दोनों ही खतरे में आ जाते हैं। संदेश है, देश को कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल है, एक तैयारी पाकिस्तान की बौखलाहट को देखते हुए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को झटके पे झटका लग रहा है, उसको देखते हुए, पाकिस्तान की बौखलाहट को देखते हुए एक बड़ी तैयारी सरकार की और एक बड़ी तैयारी सिविल डिफेंस की भी, नागरिकों की भी, कि अगर किसी तरह का कोई कायराना नापाक अगर किसी तरह का कदम उठाया जाता है तो उसका बखूबी मुकाबला किया जा सके। अस्थाना जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में ISI समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया है। SBS नगर के टिब्बा नांगल कुलार रोड के पास जंगली इलाके में खुफिया ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। इस दौरान 2 रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड RPG, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED, 5 P86 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि पाकिस्तान की ISI और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चला रहे थे। इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है। तो पंजाब की स्पेशल टीम की एक बड़ी कामयाबी है और सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ उनकी साजिश को ध्वस्त करने की एक बड़ी कार्रवाई है और तमाम तरह के उपकरण जो हैं बरामद किए गए हैं। आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सतर्क बलों के द्वारा पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के संकेत थे, जांच में ऐसा पाया गया है और एक जो साजिश है उसे नाकाम कर दिया गया है। कानून के प्रावधानों के तहत इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है। तो पंजाब में बड़ी आतंक की साजिश कर दी गई है नाकाम और आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद कर लिया गया है और सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। खुफिया ऑपरेशन चलाया गया था और उसके दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। तो पंजाब में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सफल कार्रवाई इसे कहा जा रहा है और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। SBS नगर के पास जंगली इलाके में ये अभियान चलाया गया जिसमें बड़ी मात्रा में बहुत से आतंकी उपकरणों का एक जखीरा बरामद किया गया है। 2 RPG, 2 IED, 5 P86 हैंड ग्रेनेड इसमें बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन वहां भी उसकी जमकर फजीहत हो गई। इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए। यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान UNSC के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान
खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए। साथ ही पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे के दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी के भी दखल से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे पाकिस्तान की थू जरूर हो गई। इस बैठक के बाद किसी भी देश की ओर से ना तो कोई प्रस्ताव लाया गया और ना ही किसी ने इस पर कोई बयान दिया है। तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका यूएनएससी में जिस तरह से किरकिरी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान से ही उल्टे सवाल पूछे गए हैं, सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। सभी सदस्यों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। यूएनएससी में पाकिस्तान से कई सवाल पूछे गए। पहलगाम पर सदस्यों ने ये सवाल उठाए, यूएनएससी के सदस्यों ने ये सवाल उठाए। पाकिस्तान पर हालात बिगाड़ने का आरोप भी लगा। तो पाकिस्तान को लगा है यूएनएससी में एक बड़ा झटका। यूएनएससी में मदद मांगने गया था पाकिस्तान, लेकिन खुद ही फंस गया, खुद ही पाकिस्तान आ गया सवालों के घेरे में। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और इससे यूएनएससी में पाक की हुई बड़ी किरकिरी। सभी सदस्यों ने, जिनसे पाकिस्तान मदद की अपेक्षा कर रहा था, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर उठाए बड़े सवाल। तो पाकिस्तान आया सवालों के घेरे में और अपने ही पेंच में, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहा था, फंस गया है, किरकिरी हुई है और एक बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने कल देर शाम हथियार और गोला बारूद के साथ आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने बुचीपोरा काबूसा में नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस बीच जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दोनों लोग आतंकियों को मदद पहुंचा रहे थे। तो ये आतंकियों के मददगार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने विशेष सूचना पर ये कार्रवाई की। बड़गाम में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि आतंकवादियों को मदद पहुंचा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। लगातार 12वें दिन सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। बांध के सभी द्वार बंद करने के बाद रामबन में नदी सूख गई है। जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद करके चिनाब का पानी पड़ोसी मुल्क में जाने से रोक दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मोर्चों पर सरकार पाकिस्तान को दे रही है करारा जवाब। न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, बल्कि कमर तोड़ने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। निश्चित तौर से रबा अगर देखें तो हर मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सामरिक मोर्चा हो, रणनीतिक मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चा हो, सारे मोर्चों पर इस समय पाकिस्तान की घिघी बधी हुई है। गुहार लगाया पाकिस्तान ने, जैसा आपने बताया यूएनएससी में, वहाँ पर भी फर्जियत हुई। हम रामबन के बगलिहार डैम से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बगलिहार डैम के तो सारे जो स्लूज गेट हैं वो तो बंद कर दिए गए हैं। मैं खुद स्थिति आपको दिखाऊंगा चिनाब नदी की। चिनाब नदी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये चिनाब नदी है। अभी इसके बाद हम 15 किलोमीटर आगे जब जाएंगे तब वो रामबन का बगलिहार डैम जो दूर से दिखाई देता है नेशनल हाईवे पे ही वो दिखाई देगा। हम वहाँ से भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे। सच्चाई ये है कि 1960 की जल संधि, सिंधु जल संधि समाप्त कर देने के बाद अब भारत पूरी तरीके से सिंध, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखता है। 80% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान चला जाता था, लेकिन भारत ने एकदम साफ कर दिया है कि यहाँ पर खून बहे और पाकिस्तान में आबाद तरीके से पानी बहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और उसकी बानगी कहीं न कहीं देखने को मिली है। 1960 में हुए इस सिंधु जल समझौते की हमेशा घाटी के लोगों ने इसकी मुखालफत की, हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि यहाँ का पानी यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में उपयोग में वही नहीं किया जा सकता था। और जो भी डैम बनाए जाते थे वो रन टू रिवर डैम होते थे। अब स्थितियाँ ये है कि भारत ने सलाल जल विद्युत परियोजना में 1960 से जो गाद जमी हुई थी, जो सिल्ट था, उसको साफ करने का काम किया है। सूत्र ये बताते हैं 1 मई से लेकर 3 मई तक ये पूरा सिल्ट साफ करने का काम किया गया। पाकिस्तान इसमें भी अड़ंगे लगाता था, उसको जानकारी देने पड़ती थी। यहाँ तक कि हम अपने गाद की सफाई भी जल विद्युत परियोजनाओं की अपने डैम की करें। इसी तरीके से बगलिहार का जो डैम है उसके भी सिल्ट की सफाई की गई है। उसके भी जो वहाँ पर गाद जमा हुआ था और अब उस पर पानी भरा जा रहा है और उस पर पानी भरा गया है, पानी भर रहा है। और जो पानी का फ्लो था जो कि यहाँ से होते हुए अखनूर से सेक्टर से होते होते पाकिस्तान के सियालकोट पहुँचता था, विजुअल्स लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से लोग चिनाब नदी में चहलकदमी कर रहे थे, किस तरीके से लोग वहाँ पर पहुँचे थे और किस तरीके से वहाँ पर अब तक बुजुर्ग ये बताते हैं कि 70 वर्षों में सबसे कम जल स्तर अगर देखा गया है तो चिनाब का देखा गया है। 1 से 1.5 फीट पानी वहाँ पर है बगलिहार डैम के बाद, जबकि आमूमन वहाँ पर 15 से 20 और बरसात में 35 से 40 फीट तक पानी हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये एक वाटर स्ट्राइक भी है एक तरीके से भारत की। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इन जल विद्युत संयंत्रों के जो डैम्स थे उनकी उत्पादन क्षमता खत्म हो गई थी। बगलिहार डैम 900 मेगावाट क्षमता का था, सलाल 699 मेगावाट क्षमता का था। सिल्ट जमा होने के कारण से सही तरीके से वहाँ पर फ्लो पानी का नहीं होता था, उस तरीके से गति नहीं मिलती थी, विद्युत का उत्पादन भी कम हो गया था। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है तो भारत अपने सभी डैम को नए तरीके से उसको पुनर्निर्मित करने, सुसज्जित करने, रन ऑफ द रिवर डैम के अलावा अन्य जो कन्वेंशनल डैम है जिसमें बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं जैसे भाखड़ा नंगल डैम, इस तरीके के डैम्स को भी बनाने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और भारत ने यह साफ तरीके से कह दिया है कि पाकिस्तान की जो ये हरकत थी 22 अप्रैल की, पानी सर से ऊपर चला गया है, लिहाजा पानी, आँख का पानी अगर पाकिस्तान का मरा है तो बूंद बूंद पानी के लिए भी भारत उसको तरसा सकता है। ये एक जेस्चर है, ये एक तरीका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। हलक सूख गया है, घिघी बंध गई है, गुहार लगा रहा है। हाँ, जिस तरीके से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा है, कमर तोड़ कल्पनातीत प्रहार होना अभी बाकी है। बिल्कुल, और यही बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग वहां से होती है उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और तमाम मोर्चों पर जिस तरह से जो संदिग्ध है उनकी पहचान की जा रही है, आतंकवादियों के जो सहयोगी हैं वो जो हैं पकड़े जा रहे हैं और साथ ही जो स्लीपर सेल देश भर में रिवाइव करने की जो कोशिश की जा रही है उनको भी नाकाम किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी लगातार पाकिस्तान को झटका ही लग रहा है। यूएनएससी में जिस तरह से पाकिस्तान पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए गए। निश्चित तौर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान गुहार लगा रहा था। पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर हैं। ग्रीस जो कि अध्यक्षता कर रहा मई महीने में, उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने ये बैठक आहूत करने के पहले, जो कि अध्यक्ष है मई के महीने में, उसने खुद कहा था कि इस बात के पर्टिनेंट एविडेंस है कि भारत जो है सीमा पार आतंकवाद का विक्टिम है। जिस तरीके से पाकिस्तान से वहाँ पर सवाल किए गए, जिस तरीके से एलईटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान के छुटभैया नेताओं से लेकर अनेक नेताओं तक, सेना के बहुत सारे मुलाजिम तक लोगों ने जिस तरीके से
एटमी जंग की जो है धमकी देने की कोशिश की, जिस तरीके से बिना उकसावे के लगातार 12वें दिन भी क्रॉस फायर वायलेशन हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि अस्थिरता की स्थिति आएगी तब अगर भारत जंग में जाता है, तो ये इन सारी चीज़ों को उस पर उल्टा पड़ा है। ये माना गया है कि पाकिस्तान उकसावेपूर्ण कार्रवाई करके पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अपने मंसूबों से नहीं, अपने कार्य से। पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र, ये पूरी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान को बहुत तीखे कूटनीतिक सवालों का भी जवाब तो देना पड़ेगा ही। साथ ही साथ पाकिस्तान बेनकाब हुआ है तब जबकि ना कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, तब जबकि ना कोई देश खड़ा हुआ है साथ में, तब कि जबकि उसका सदाबहार मौसमी दोस्त भी उसके पक्ष में उस तरीके से खड़ा नहीं दिखता है। और जिस तरीके से रूस समेत हमारे अनेक समय की शिला पर हस्ताक्षर किए हुए अनेक मित्र, जो कि चाहे स्थायी सदस्य हो चाहे गैर स्थायी सदस्य हो, वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो सामरिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, पर्यावरणीय स्तर पर, उसके अलावा आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर तरीके से रणनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर शिकंजा कसा हुआ है। उसके आतंकवाद के अलग थलग पड़ा है पाकिस्तान, और जिस तरह से अपने होने वाले नुकसान का अंदाजा लग रहा है, बौखलाहट जो है पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आ रही है। अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। एयरलाइंस के बयानों और फ्लाइट ट्रैकर डेटा के अनुसार पाकिस्तान के एयर स्पेस से परहेज करने वाली प्रमुख एयरलाइन कंपनियों में एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और जर्मनी की लुफ्तांसा शामिल है। लुफ्तांसा समूह की एयरलाइंस ने रॉयटर्स को दिए एक बयान में कहा कि वे अगली सूचना तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज कर रही हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुछ उड़ानें अरब सागर के ऊपर से गुजरी और फिर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए अपना रुख मोड़ लिया। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस कदम से पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट शुल्क से होने वाली आय में भारी नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय प्रतिभा को अब वैश्विक स्तर पर पहले से कहीं अधिक अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कुशल मानव संसाधन की मांग है और भारत में उसकी प्रचुर उपलब्धता है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक कार्यबल का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरेगा और आने वाले वर्षों में भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक अवसर मिलेंगे। We are gathered here, all of us, to explore the opportunities for Indian talent in such a scenario. And I truly believe that these are significant enough to warrant greater attention and effort from all of us. There are currently roughly about 34 million Indians and PIOs living and working abroad. Half of them are our citizens. My short point is that there is a demand in the world, an availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what will be the scale, I think that is up to us. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में आज भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के परिणाम स्वरूप भारत अपना स्वयं का 4G स्टैक तैयार कर रहा है। चीन, कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड के बाद ऐसा करने वाला ये दुनिया का 5वां देश है। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि भारत का इरादा आने वाले दिनों में दुनिया के सभी कोनों में निर्यात करने का है। 2 दिन तक चलने वाले भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण में दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी देश विदेश की कई जानी मानी कंपनियां और स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। Bharat Telecom 2025 conference, bringing together our telecom giants, our startups, our manufacturers, our innovators into one dynamic platform. Innovation has become India's hallmark today. When other countries had given up the capability of creating their own domestic 4G stack, the Prime Minister's resolve has resulted in India producing her own 4G stack, only the 5th country in the world to do so after China, Korea,
Sweden, and Finland. And that 4G stack today is being executed by BSNL across 100,000 sites, both the core and the RAN, and therefore India has a new robust technology platform which we intend to hopefully export to all corners of the world in the days to come. और अब खबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर KGH हिल्स में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान CRPF के सहायक कमांडेंट सागर बोराड़े गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 4 मई को दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट किया गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। CRPF की 204 कोबरा बटालियन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में एक जवान IED विस्फोट में घायल हो गए थे। टीम का नेतृत्व कर रहे सहायक कमांडेंट बोराड़े ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घायल जवान को निकालने में मदद की। आपको बता दें KGH हिल्स कई मोस्ट वांटेड नक्सलियों का ठिकाना माना जाता है और ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ भारी मात्रा में घातक IED मौजूद हैं जो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में सिविक एजेंसियों और सरकार द्वारा NDMC क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर CM रेखा गुप्ता ने संदेश दिया कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए सबको अब सड़कों पर उतरना होगा। सभी इस स्वच्छता अभियान में जुड़कर एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली को सामने लाने का प्रयास करें। दिल्ली में एक बड़ा स्वच्छता अभियान सभी एजेंसीज के द्वारा, सभी सिविक एजेंसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी घटकों के द्वारा आज हम NDMC एरिया में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं। ये सिंबॉलिक था, परंतु एक संदेश जरूर पूरी दिल्ली में हमने सभी अधिकारियों को दिया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा। सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारी RAA इस स्वच्छता अभियान में जुड़ें और जुड़ करके एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली को सामने लाने का प्रयास करें। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना होगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। ये केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2023 के अनुसार स्थापित किया जाएगा। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है। इस संस्थान के प्रमुख कार्यक्रम MBA, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही ये अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुसंधान भी प्रदान करेगा। इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही IIFT संस्थान गिफ्ट सिटी सेंटर में भारत के व्यापार शिक्षा इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। इजराइल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने पूरे गाजा पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दी है। ये योजना हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजराइल की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने के इजराइल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमलों के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित करना भी शामिल है। ये योजना लागू हुई तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियान का विस्तार होगा। इससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव फैलने के साथ ही गाजा में मानवीय संकट बढ़ सकता है। और अब वक्त है खेल की खबरों का। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेल की खबरों के साथ। गौरव, क्या कुछ आज खेल की खबरों में खास? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के सामने मुंबई इंडियंस होंगी। मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 14 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। दोनों ही टीमें टॉप 4 में जगह पक्की करने के लिए अच्छी स्थिति में है। MI ने 11 में से 7 तो वहीं GT ने 10 में से 7 मैच जीत लिए हैं। जो भी टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी उसके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। वहीं इन दोनों टीमों के बीच आपसी मुकाबलों की बात करें तो इनके बीच अब तक कुल 6 बार भिड़ंत हुई है, जिनमें गुजरात में 4 बार, वहीं मुंबई ने 2 बार बाजी मारी है।
इस मुकाबले में नजरें गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और मुंबई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के भी प्रदर्शन पर रहेगी। बुमराह के खिलाफ गिल ने अब तक 25 रन बनाए हैं और एक बार बुमराह ने उन्हें आउट किया है। शुभमन का औसत बुमराह के खिलाफ 25 का रहा है और स्ट्राइक रेट 109 की रही है। वहीं जोस बटलर का जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी रिकॉर्ड खास नहीं है। इस बल्लेबाज ने बुमराह के खिलाफ 68 रन बनाए हैं और बुमराह ने उन्हें 2 बार आउट किया है। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। इसके बाद दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया गया। इसके साथ ही पैट कमिंस की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई, यानी कि हैदराबाद की टीम जो है वो अब आईपीएल से भी बाहर हो गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम की उम्मीदें जो हैं वो अब भी कायम हैं। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 133 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई, जिसके बाद मैच जो है वो शुरू नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला और दिल्ली के अब फिलहाल 11 मैचों में 13 अंक हैं और टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। और अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया की, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन लड़कों की कबड्डी के मुकाबले में राजस्थान की टीम ने बाजी मारी और मेजबान बिहार को शिकस्त दी। राजस्थान की टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना पकड़ जो है और दबदबा जो है वो दोनों बनाकर रखा और बिहार को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। राजस्थान की टीम इस समय अच्छी लय में है और एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है। वहीं खो खो की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला। लड़कों के वर्ग में इस मुकाबले में महाराष्ट्र का सामना आंध्र प्रदेश से हुआ, जहां महाराष्ट्र ने दमदार प्रदर्शन करते हुए खेल के हर क्षेत्र में बाजी मारी। और अब बात कर लेते हैं आर्म रेसलिंग की। नई दिल्ली में 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की सोमवार से शुरुआत हो गई। यह प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। आर्म रेसलिंग, जिसे आम भाषा में हम सभी पंजा लड़ाना के नाम से जानते हैं, ये खेल अब देश में एक नई करवट लेने के लिए तैयार है, जिसके पीछे इस खेल का तेजी से विस्तार है। इस कड़ी में दिल्ली अब मुख्य केंद्र के तौर पर सामने है, क्योंकि यहां 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ हो रहा है। सोमवार को उद्घाटन के साथ ही मुकाबलों की शुरुआत भी हो गई। इस मौके पर आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष प्रीति झंगानिया, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी सहित पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया भी मौजूद रहे। आर्म रेसलिंग है, ये देखा जाए तो हिंदुस्तान का गेम है, पंजा लड़ाना। पंजाब में काफ़ी फेमस था। मैं नियर राजस्थान का हूँ, बॉर्डर पे हूँ पंजाब से, तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते थे, हमने खुद ने खेला है और इस गेम को एक मॉडिफाई किया है, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ग्रास रूट तक फिर से ये गेम जाएगा। वहीं आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी के मुताबिक ये खेल जिस तरह से लगातार अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, उसके बेहतर नतीजे विश्व स्तर पर देखने को मिलेंगे। ग्रासरूट लेवल पे भी हम स्कूल क्लब लेवल के बच्चों को भी हम लोग वो कर रहे हैं और साथ में हम लोग जो हमारी स्टेट यूनिट्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही है इसको आगे करने के लिए और गवर्नमेंट से भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंक्लूड कराने के लिए। और जल्द ही जो है ऑल इंडिया पुलिस गेम में ऑलरेडी गेम आ चुकी है, फायर गेम में ये आ चुकी है, प्लस मिनिस्ट्री से भी जल्दी आ जाएगी और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी गेम में भी इसको इंक्लूड करने का हमारा प्रयास चल रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हैं, गेम हमारी कराती रहती हैं वो। इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में ईरान, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और जॉर्डन शामिल है। यह प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जो कि इस वक्त सुर्खियों में हैं। वापस एक बार फिर से आपके पास। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।